Hello dear student, myself Lieutenant P. L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSc College भरतपुर, BSc पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त बंध सिद्धांत के महत्वपूर्ण कुछ निष्कर्ष पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष हमने पढ़ा था कि जो H2 का निर्माण होता है रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और बंध बनने के लिए क्लॉकवाइज होना चाहिए स्पिन और एक का होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। दूसरा क्लॉकवाइज स्पिन मतलब इस तरह का, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरंग इस तरह की होगी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह की होगी। ठीक है, अब है यदि किसी परमाणु में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वह एक से अधिक सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकता है। जैसे कि नाइट्रोजन परमाणु, मान के चलो बच्चों, नाइट्रोजन एटम के पास में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यदि किसी परमाणु में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वह एक से अधिक सहसंयोजक बंधों का निर्माण कर सकता है। जैसे नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे का इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, ये आउटर शेल हो गया, तो 2s और 2p। ठीक है, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 3 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 3 सहसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, कभी तुमने देखा होगा नाइट्रोजन इस तरह से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अब है संयोजकता कोष में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा का शोषण करके युग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर अयुग्मित हो जाए तो वह संयोजक निर्माण में भाग ले सकते हैं। अच्छा, संयोजकता कोष में यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चों? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, इनको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यदि कहीं चीज को क्या कर दिया जाए, थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए, एनर्जी हो जाए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहीं उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, सपोज अपन किसकी कोई उदाहरण लेके देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल ये देख लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये अनपेयर्ड हो गया, और ये फिर क्या करेगा, बंध बनाने में भाग लेगा और ये बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जितना अधिक परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है उतना ही प्रबल बंध का निर्माण होता है। ठीक है, अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आता है यदि एग्जाम में, NF5 स्थाई अणु है, क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल है, ये अणु है, जबकि NF5 नहीं, जबकि NF5 नहीं। देखिए बच्चों, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि NF5 स्थाई अणु है, जबकि PF5 स्थाई अणु है, जबकि NF5 नहीं, या फिर PF5 बनता है जबकि NF5 नहीं बनता है। क्यों? यदि ये क्वेश्चन आ जाए बच्चों एग्जाम में कि PF5 तो बनता है लेकिन NF5 नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखेंगे 1s2 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, अतः नाइट्रोजन के पास में उसके संयुक्ता कोष में केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और 2s2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि
इलेक्ट्रॉन क्योंकि युग्मित है एवं द्वितीय संयुक्ता कोष में कोई अन्य कक्षक उपस्थित नहीं होता। देखिए हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p3, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। तो 2p3 में ये 3 है। अब यदि यहाँ का देखो 1s2 2s2 और 2p3 ये इलेक्ट्रॉन का विन्यास है नाइट्रोजन का, तो वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास उसके संयुक्ता कोष में केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपस्थित हैं, और 2s2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि युग्मित है, 2s2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है एवं द्वितीय संयुक्ता कोष में कोई अन्य कक्षक उपस्थित नहीं है। द्वितीय संयुक्ता कोष में कोई अन्य कक्षक उपस्थित नहीं है, इसी से जिससे कि 2s2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके अयुग्मित हो जाए। फलस्वरूप नाइट्रोजन केवल 3f के साथ में संयुक्ता बंध बनाकर NF3 का ही निर्माण करता है, NF3 का निर्माण ही करता है, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि नाइट्रोजन NF3 बनाता है, फास्फोरस PF5 बनाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के पास में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो केवल 3 ही बंध बना सकता है। अतः NF5 स्थायी अणु नहीं है, जबकि P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अतः NF5 नहीं बनता है, अर्थात स्थायी अणु नहीं है, NF5 स्थायी अणु नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि PF5 तो बनता है लेकिन NF5 नहीं, ठीक है। तो NF5 की जगह NF3 बनता है, ठीक है। अब हम देखेंगे PF5 किस तरह से बनता है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p3, ठीक है, 3s2 और 3p3 एंड 3d0, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या होगा, ये 3s, ये 3p और ये 3d। देखिए इसका तो अपन के पास में क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये d पूरा ऑर्बिटल क्या है बच्चों, खाली पड़ा है, और ये 3s क्या है, पूरा भरा है, सॉरी इधर आएगा। तो यदि इस मॉलिक्यूल इसको फास्फोरस परमाणु को कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो ये 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके और इस वाले 3d कक्षक में आ जाएगा, ये वाला इस तरह से, ठीक है। तो फिर अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो जाएगा 1 2 3 और 1 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अब फास्फोरस के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो फास्फोरस क्या करेगा बच्चों, 5 सहसंयोजक बंधों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो बच्चों को पूछ ले तुमसे एग्जाम में कि NF5 नहीं बनता, NF3 बनता है, PF5 बनता है, क्यों? तो हम कहेंगे फास्फोरस के पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, उसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो जाएगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसका है बच्चों, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित अवस्था में, जिसको आसानी से 5 फ्लोराइड के साथ में, फ्लोरीन के साथ में सहसंयोजक बंध बना करके PF5 का निर्माण करता है, +5F
क्या बनेगा, PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब है बच्चों सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण, डायरेक्शनल कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। संयोजकता बंध के द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के, संयोजकता बंध के द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाविकों को जोड़ने वाली रेखा। संयोजकता बंध द्वारा जुड़े दो परमाणुओं के नाविकों को जोड़ने वाली रेखा बंध की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा बंध निर्माण की दिशा ज्ञात करने पर आणविक संरचना ज्ञात कर सकते हैं। हाइटलर तथा लंदन द्वारा दिए गए सिद्धांत को पोलिंग तथा स्लेटर ने विस्तारित करके सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण निर्धारित करने के लिए निम्न सुझाव दिए। फर्स्ट है तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दिशात्मक गुण। देखिए बच्चों दो परमाणु के बीच में यदि सहसंयोजक बंध बन रहा है, सहसंयोजक बंध यदि बन रहा है तो उसकी दिशा किधर से किधर है, ठीक है। तो फर्स्ट है उसका सहसंयोजक बंधों का निर्माण परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण परमाणुविक कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। इन कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। देखिए बच्चों सबसे पहला है कि सहसंयोजक बंधों का निर्माण परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। तो अतिव्यापन जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा वो बंध उतना ही प्रबल होगा। ओवरलैपिंग, ये क्या है बच्चों, लोब्स, पालियां हैं, ठीक है। एक किसी परमाणु की ये पाली है, किसी परमाणु की ये पाली है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, मान के चलो प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, एक ओवरलैपिंग हो गई। तो अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा, सहसंयोजक बंधों का निर्माण परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से होता है तथा इन कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। सेकंड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट है इसमें कि प्रबलतम बंध बनाने की चेष्टा में कक्षक उस दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जहां अतिव्यापन अधिकतम हो। यह दिशा कक्षक के इलेक्ट्रॉन घनत्व की दिशा होती है। देखिए तुम्हारे पास में दो तरह की पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। एक तो इस तरह से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। देखिए दूसरा क्या पॉसिबिलिटी होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी होगा ठीक है। तो देखिए अपने पास में दो तरह की कंडीशंस है। एक तो एक कक्षक की, एक परमाणु की ये पालियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, और इधर भी यहाँ पे ये क्या है, अक्षीय अतिव्यापन। एक तो पार्श्विक है, एक एक्सियल है। यहाँ दोनों क्या है, एक्सियल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बंध बनेगा, ठीक है, प्रबलतम बंध बनाने की चेष्टा में कक्षक उस दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं जहाँ के उनका अतिव्यापन अधिकतम हो। यह दिशा कक्षक के इलेक्ट्रॉन घनत्व की दिशा को दर्शाती है। तो ये क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये दर्शाती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट तो था बच्चों अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा। सेकंड है कि उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अधिकतम अतिव्यापन की दिशा ही बंध निर्माण की दिशा होती है, ठीक है। जहाँ जिस दिशा में अधिक अतिव्यापन हो उसी दिशा में बंध बनेगा। अतः किसी बंधन की दिशा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों की दिशा पर निर्भर करती है। तो दिशात्मकता के आधार पर सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। अब कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए बच्चों जो सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दिशात्मकता के आधार पर। पहला है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। तो दो परमाणुओं के मध्य यह बंध उनके कक्षकों के आपस में
हेड टू हेड या एंड टू एंड एक ही अक्ष पर अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, हेड टू हेड या एंड टू एंड, हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था, देखो ऊपर यहाँ पे कि ये अक्षीय अतिव्यापन होता है। कैसा होता है? अक्षीय अतिव्यापन, माइनस माइनस। तो इसको तो हमने कह दिया एंड, इसको कह दिया हेड, हेड और एंड। ठीक है, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, और आगे जाके ये क्या करेगा बच्चों? आगे जाके ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हेड टू हेड, देखिए हम यहाँ पे हेड टू हेड कह रहे हैं, इसको या प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये हेड हो गया और ये एंड हो गया। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हेड टू हेड या एंड टू एंड एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अच्छा, एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होने से बनता है, अतः सभी सिग्मा बंध एक एक्सियल सिमेट्री के होते हैं। देखिए बच्चों, सिग्मा बंधन के केस में होता क्या है कि दो परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे की ओर कहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों? अक्ष पर, अक्ष पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल सिमेट्री कहते हैं। एक्सियल क्या कहते हैं बच्चों? एक्सियल सिमेट्री या सिमेट्रिक होते हैं। किन्हीं भी दो कक्षकों का उनके अक्ष पर अतिव्यापन अधिकतम होता है, अतः सिग्मा बंध प्रबलतम होते हैं। सिग्मा बंध निर्माण निम्न। अच्छा, और किन्हीं दो कक्षकों का अतिव्यापन ओवरलैपिंग अक्ष पर अधिकतम होता है। अक्ष पर अधिकतम होता है, अक्ष पर अधिकतम होता है तो अतिव्यापन अधिकतम होगा। देखिए बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक तो पार्श्विक संपार्श्विक अतिव्यापन, ठीक है, इसको तो कहेंगे हम संपार्श्विक अतिव्यापन, और एक होगा एक्सियल। एक कैसा होगा बच्चों? एक्सियल, तो इसको तो हम कहेंगे एक्सियल, ठीक है, और इसको कहेंगे पार्शियल, कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल, ठीक है, और ये एक्सियल संपार्श्विक, संपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस बच्चों देखिए, हाँ थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? एक इनके नाभिक अधिक दूरी पे हैं। जब पाई बंध का निर्माण होता है तो दो कक्षकों के जो दो परमाणु के दो कक्षक हैं वो थोड़ा ज़्यादा दूरी पे रहते हैं कंपेरिजन टू सिग्मा बंध के निर्माण में, क्योंकि ये अक्षों पे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ नाभिक थोड़ा और पास पास में आ जाते हैं, तो यहाँ पे बंध मजबूत बनता है। इसलिए हम कहते हैं इसको, इससे क्या बनेगा? सिग्मा बंध, और इससे क्या बनेगा? पाई बंध। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में, कई बार आता है कि पाई बंध सिग्मा बंध की अपेक्षा वीक या कमजोर होता है, क्यों? तो आपका सीधा सा आंसर है कि द पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड बिकॉज the formation of pi bond is taking place via the collateral overlapping and the formation of the sigma bond is taken via the axial overlapping, or and so the quantity of overlapping is greater than is more in sigma bond comparison to the pi bond. It means सिग्मा बंध बनने के दौरान ओवरलैप की मात्रा ज़्यादा होती है, अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू पाई बंध बनने के दौरान। अर्थात जब सिग्मा बंध का निर्माण होता है तो न्यूक्लियस एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे को पास में आके ज़्यादा बल से अट्रैक्ट करते हैं और बंध मजबूत बनता है। अर्थात जब पाई बंध का निर्माण होता है तो कक्षक एक दूसरे की ओर संपार्श्विक रूप से अतिव्यापन करते हैं, तो वहां पे कोलैटरल संपार्श्विक अतिव्यापन होता है, मतलब अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, इसलिए नाभिक भी थोड़ा दूर दूर रहते हैं और वहां पे अतिव्यापन कम होगा। तो बच्चों कोई तुमसे खूब कई बार आता है, कहीं भी पूछ ले ये सिग्मा बॉन्ड
इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, कोई पूछ ले, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले इसके रीजन तुमको बताने पड़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। इधर कैसा होगा, को ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, और दूसरा होगा बच्चों न्यूक्लियस ग्रेटर देन, न्यूक्लियस इज मोर क्लोजर टू ईच अदर और कंपैरिजन लेस, कंपैरेटिवली लेस क्लोजर। ठीक है, इसमें थोड़ा कम पास में आते हैं, इसमें ज़्यादा पास में आते हैं। ठीक है, इसीलिए सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है। थैंक यू ऑल।